मेरे को गुड आफ्टरनून तो बोल लेने दे। अरे चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब चलता रहता है यार। मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? है ना, दिखाई दे रहा हूँ ना बरोबर सब कुछ। ओके, तो ऐसा होगा तो आईपैड थोड़ा ये साइड खिसका दो सर, ऐसा करो थोड़ा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बस बरोबर। अब कोई बीच में नहीं आ रहा ना मेरे सिवा? मैं ही आ रहा हूं तो ठीक है ना? ओके, चलो इसी इसी अच्छी बात के साथ चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन का आगाज करने जा रहा हूं। चैप्टर 7 आई थिंक इज द मोस्ट ब्यूटिफुल चैप्टर इन पार्ट 1। हाँ, लॉज ऑफ मोशन को हटा करके माय फेवरेट इज लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद रोटेशनल मोशन, लवली चैप्टर। उसमें हम जो आगे बढ़ेंगे, फिलहाल आज रोटेशनल मोशन में ज्यादा डीप नहीं उतरेंगे, आई जस्ट मूव ऑन द सर्फेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन these two types of bodies. You never heard these types of bodies. You only heard of one body. अब तक बॉडी था, पर आज बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक है सॉलिड बॉडी, दूसरा है रिजिड बॉडी। नाउ व्हाट ऑन अर्थ इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड बॉडी एंड अ रिजिड बॉडी? लेट्स फाइंड आउट। कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सॉलिड बॉडी इज अ बॉडी जिसके डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स में चेंज। आई विल गिव यू एग्जांपल्स आल्सो। सो द डिस्टेंस बिटवीन constituent particles of a solid body may change. में ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही, but may change. जबकि the distance between consecutive particles in a rigid body remains constant. The distance between constituent particles of a rigid body remains constant. दूसरी बात, the shape of a solid body may change, जबकि the shape of a rigid body remains invariant, मतलब remains same. So the shape of a solid body may change, but the shape of a rigid body remains same. सर एग्जाम्पल दो तो कुछ पता चले। बेस्ट एग्जाम्पल आपको इधर ही दिखा देता हूं, लाइव एंड डायरेक्ट। मेरे हाथ में ये बुक है, दिखाई दे रही है बुक? ओके, ये बुक के अगर मैं इसको घुमाता हूं, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा फास्ट घुमाता हूं, डू यू अग्री ये ऊपर के पेजेस फ्लटर होना शुरू हो जाएंगे, फुर फुर, यू अग्री? एंड ये दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस था, इट माइट चेंज। सो दिस इज व्हाट इज अ सॉलिड बॉडी। इसके डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स में चेंज। मैं इसका शेप भी बदल सकता हूं, ये ऐसा है, ये ऐसा हो गया, थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा वैसा हो गया, घुमरा हो गया, न जाने क्या क्या हो गया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, न जाने क्या क्या हो गया। सो दिस इज अ सॉलिड बॉडी। सॉलिड तो है ही, पर हमारे फिजिक्स में इसको नाम दिया जाता है सॉलिड बॉडी, क्योंकि इसके डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स चेंज हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, सो फॉर एग्जाम्पल सॉलिड बॉडी का एग्जाम्पल है बुक। एंड सर रिजिड बॉडी का क्या एग्जाम्पल होगा? जिसका शेप चेंज ना हो, जिसका डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स चेंज ना हो। भाई तुम जानते ही हो, सीलिंग फैन अपने ऊपर नजर मार के देख लो, पंखा घूम रहा है। तुम चाहे 2 पे घुमाओ या 5 पे, क्या वो पंखे के जो विंग्स है वो ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाते? वू, वू, नहीं? हाँ या ना? क्या एक विंग ऊपर एक विंग नीचे आ जाता है, या वो 2 विंग नजदीक नजदीक आ जाते हैं? नहीं।
So for our practical purposes, that ceiling fan is a rigid body, क्योंकि ना उसके डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स चेंज होते हैं, ना उसका शेप चेंज होता है. ऐसा होता है 5 पे घुमाओ तो सारे विंग ऊपर हो गए, या 5 पे घुमाओ तो सारे विंग नीचे हो गए. ऐसा कुछ भी नहीं होता. So for our practical purposes, a fan can be said to be a rigid body. Okay, so this is the basic distinction between a solid body and a rigid body. हम अगर, अब मैंने बेसिक एग्जांपल से शुरू तो कर दिया है फैन से, हम इस चैप्टर में ऐसी चीजें देखने वाले हैं which do not have rectilinear motion. For example, if I were to say, this is a horizontal plane and this is a body and it is moving, let us say with a velocity v. Do you agree all particles of this body, for example, this particle, this particle, this particle, do you agree they are all moving with the same speed, same velocity? Yes. हमने, and can you consider this body as a particle? हमने याद है दिव्य को पार्टिकल करार किया था बहुत सालों पहले. तो Divya is made up of a number of particles, but when Divya is walking, do you agree all particles of that body are walking with the same speed, same velocity? Yes. तो ये linear motion हो गया, because all particles, let me call the particles 1, 2, 3, all particles possess the same velocity. This is linear motion. Chapter 6 तक इसी टाइप का मोशन हम देखते हैं. तो जब चैप्टर 7 में चेंज कहां आता है? व्हाट इज द बिग चेंज? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन. बट इन दिस चैप्टर we are not going to deal only with translational motion. We are dealing with something else also. What is that? Can I take this off now? Can I take off the distinction between a solid body and a rigid body? Okay. So याद रखिएगा, distance between solid bodies may change, particles between the solid body may change. Rigid body में the distance between consecutive particles remain same. Solid body का shape change हो सकता है, पर rigid body का shape remains same. So this was the basic difference between a solid body and a rigid body. Now look at this. Suppose this is a plane, inclined plane, and एक सिलेंडर रोटेट कर रहा है, सिलेंडर है ये, और ये नीचे आ रहा है, बराबर. यू विल से वेरी गुड सर, सिलेंडर नीचे आ रहा है, नो प्रॉब्लम. तो ये वाला बीच का जो पॉइंट है वो तो आगे बढ़ रहा है ना सर? वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली. बट नाउ लुक एट डिफरेंट पॉइंट्स. इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो. मैंने 3 पॉइंट पकड़े, 1, 2, 3. क्या तीनों पॉइंट की वेलोसिटियां सेम डायरेक्शन में होंगी? अभी इस पॉइंट पार्टिकल 1 की वेलोसिटी किस तरफ होगी? इस तरफ. पार्टिकल 2 की वेलोसिटी किस तरफ होगी? इस तरफ. एंड पार्टिकल 3 की तो किस तरफ होगी? Can you see the velocities of all these particles are in different directions? हाँ, तुम आर्ग्यू करोगे सर बॉडी आगे तो बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है. पर क्या इस आगे बढ़ने के मोशन को या तो तुम इसी, अब ये भी नीचे आ रहा है, ये और ये दोनों बढ़ रहे हैं आगे, पर क्या ये तीनों पार्टिकल्स की वेलोसिटीज किस डायरेक्शन में है? एक ही डायरेक्शन में, बिल्कुल. पर इसकी सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं है. तो क्या सर ये और ये सेम हुए? नहीं हुए. दिस इज प्योरली लीनियर मोशन एंड दिस इज लीनियर मोशन. एंड दूसरा कुछ और टाइप का भी मोशन लग रहा है मुझे. अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस सिलेंडर is coming like this. सिलेंडर के सारे पॉइंट्स इस एक्सिस के थ्रू इस तरह का मोशन भी रख रहे हैं. सो द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स
of the cylinder is different. So cylinder performs linear motion, no doubt sir, नीचे भी तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, linear motion, and along with it it also performs एक नया टाइप का मोशन which is called, as the guy rightly said, rotational motion, and also performs rotational motion. तो हमको इस रोटेशनल मोशन के आइडिया को ही समझना है कि रोटेशनल मोशन एक्चुअली होता क्या है. यू नो, आई वुड लव टू डेमोन्स्ट्रेट इट टू यू, बट ऑनलाइन लेक्चर में डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं सीलिंग के पंखे को नीचे आपके सामने तो ला नहीं सकता. हाँ, मैं कोशिश ये करूंगा कि कोई और चीज को लाने की ट्राई करूं. इज दिस ओके? कैन आई रब दिस ऑफ नाउ? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट रोटेशन इज. लेट्स अंडरस्टैंड रोटेशनल मोशन एक्चुअली क्या होता है. आप पंखे को रेफरेंस तरीके से ले सकते हैं. मैं अक्सर पंखे को यूज करके ये पूरा आइडिया डेमोन्स्ट्रेट करता हूं इन द क्लासरूम, बट राइट नाउ ना हम क्लासरूम में हैं, ना मैं पंखे को आपके सामने ला पाऊंगा. सो समहाउ मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं. सो लेट्स सी व्हाट इज द आइडिया ऑफ रोटेशनल मोशन. अच्छा, मेरे पास एक बॉडी है, मतलब ये बॉडी नहीं, मैं एक नॉर्मल बॉडी की बात कर रहा हूं. तो ये एक बॉडी है, रिजिड सा बॉडी है ये, एंड ये बॉडी रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस. सर, इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. एंड मैं इस पे 3 पॉइंट्स मार्क करने जा रहा हूं. ये है पॉइंट P1, ये है पॉइंट P2, एंड दिस इज पॉइंट P3. सर, तो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया कि ये कैसे रोटेट कर रहा है. ये ऐसे रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड बॉडी इज रोटेटिंग लाइक दिस. ओके, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? समझ में आया किस तरह रोटेट कर रही है? इफ आई वर टू शो यू, कहां गई बुक अपनी? हाँ, ये रही. सपोज ये बॉडी हो और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये बॉडी अलोंग द एक्सिस टिक 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 ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा है. पर ये तो एक प्लेनार बॉडी है, मैं इसको एक जाड़ा बॉडी कंसिडर करता हूं. ओके, जाड़ा बॉडी है ये, और ये एक्सिस के थ्रू ऐसा 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 रोटेशनल कर रहा है मोशन. इन तीनों इंडिविजुअल पार्टिकल्स का आप पाथ देखो. डू यू अग्री? P1 का जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा, टिक 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 टिक. कैन यू सी? इट इज परफॉर्मिंग, इट इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस है R1. P2 का क्या होगा? अच्छा, P2 का रेडियस कितना है सर? P2 का रेडियस है R2. तो डू यू अग्री P2? हाँ, बड़ा है बेटा. P2 will also move on a circular path with radius R2. अच्छा, P3 का क्या होगा? Will the particle P3 rotate? Because point P3 lies on the axis of rotation, so P3 will not undergo any circular motion. P3 will be stationary. All right. So the particle P1 moves on a circular path of radius R1. P2 ना, हाँ, also moves on a circular path of radius R2. As point P3 is on the axis, so how far is it from the axis of rotation? 0. So P3 does not undergo
एनी टाइप ऑफ मोशन। एंड याद रखना ये कहीं जा नहीं रहा आगे पीछे, ये सिर्फ इस एक्सिस के अक्रॉस घूम रहा है। ओके, तो इस आइडिया को लेकर मैं, डू यू अग्री, मैं और बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स मार्क कर सकता हूं अलग अलग रेडियस के, वो सब भी गोल गोल ही मूव करते होंगे। यू अग्री विद दैट? सो इफ इन अ रिजिड बॉडी, if all particles perform circular motion, पहला कंडीशन, सारे पार्टिकल्स कौन सा मोशन परफॉर्म करने चाहिए? सर्कुलर मोशन, गोल 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 गोल। एंड इफ द सेंटर्स, अच्छा ये जो गोल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका सेंटर कहां है? यहां। ये जो गोल मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका सेंटर कहां है? यहां। एंड इफ द सेंटर्स of these circular paths lie on one straight line, then body is performing rotational motion. Can you see? ये पार्ट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। So, if the centers of these circular paths are lying on one straight line, then the body is said to perform rotational motion. Alright? तो ये एक formal definition है rotational motion का, that in a rigid body, if all particles perform circular motion, and if the centers of these circular paths lie on one straight line, then the body is said to perform rotational motion. Let me give you another example. You need another example? हाँ? Yes, sir. हाँ, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये ज्यादा डाउन टू अर्थ एग्जाम्पल है। मैं इसी बुक को घुमाऊंगा, ये बेस्ट है, बराबर। इस बुक को घुमा रहा हूं एंड ये सेंटर होगा उसका। इज दिस ब्लैक पॉइंट विजिबल? या बहुत अंकल आंटियों के फोटो है, आप फोटो पे ध्यान ना दे, मुझे कुछ और मिला नहीं अभी। इज दिस सेंटर पॉइंट विजिबल? ये वाला विजिबल है? ओके, ये बॉडी इस सेंटर के जरिए आहा ये घूम रहा है, बराबर। यू अंडरस्टैंड? इस कहां गया? अच्छा, वो उड़ा ही दिया बरोबर है। तो ये ऐसा 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 घूम रहा है। मैं इस पे 2 पॉइंट्स मार्क करने वाला हूं। ओके, आप लोग रेडी है 2 पॉइंट्स के लिए? मैं आपको 2 पॉइंट मार्क करके बताता हूं। नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छी बुक लाऊंगा यार, जिससे अंकल आंटियां ना हो। ओके, ये पॉइंट को नाम देता हूं मैं एक्स और दूसरे पॉइंट को नाम देता हूं वाई। आपको एक्स और वाई नजर आ रहे हैं एटलीस्ट? हाँ बताओ। ये एक्स है, कहां गया? अंकल के सर पे एक्स है और यहां पे वाई है, दिखाई दे रहा? ओके जी, एक्स नजर आ रहा है इधर, वाई नजर आ रहा है इधर। आपके सामने यहां पे एक्स है और यहां पे वाई है, ध्यान रखिएगा। अब हम इसको घुमाएंगे, ये ना गब्बर सिंह जैसे बंदूक घुमाता था ना, अब हम इसको घुमाएंगे। आप सिर्फ एक्स को देखो, अभी फिलहाल सिर्फ एक्स को देखने का। ओनली लुक एट योर एक्स, आई मीन दिस एक्स। ओके, सो लुक एट एक्स। आर यू लुकिंग एट एक्स? Yes, sir. क्या बॉडी ने एक पूरा रोटेशन, एक पूरा चक्कर मारा? जी। तुम एक्स को देख रहे थे, एक्स भी टक 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 ऐसा घूम के आया वापिस। डू यू एग्री? एक्स ने पूरा रोटेशन मार दिया। ओके, और कितने रेडियस का? इतने रेडियस का। सो इतने रेडियस का चक्कर था, टक 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 टक। अच्छा, मैं इसी चीज को मैं यहां बना रहा हूं, बड़े से उस पे। ये हमारी बुक है और ये है पॉइंट ऑफ सेंटर और ये तुम्हारा एक्स और ये एक्स का मोशन दिखाओ तो कैसा था सर?
टक 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 टक। ये ठीक है। लेट अस कॉल दिस R1। हमने x को तो ऑब्जर्व कर लिया, x का ये था। अब हम थोड़ा बुक को बढ़ाएंगे, बुक को बड़ा करते हैं, बिकॉज इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज। भाई वाई क्या है? वाई 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 मिठाई वाला यहां था ना। अब एक्स मिट गया है, अब वाई का टर्न है। वाई को देखिए, वाई यहां पे है। ओके, यू आर लुकिंग एट वाई। जैसा जैसा चक्कर हमने पहले मरवाया था बुक को, वैसा ही आटा फिर से मरवा देते हैं। टक 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 टक। आप सिर्फ वाई को देखते जाओ, वाई को देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, बेला जाओ, देखते गए। हो गया? क्या बॉडी ने एक पूरा रोटेशन कंप्लीट किया, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, वाई का क्या आलम था? वाई ने क्या किया? पर क्या पूरा लगाया कि आधा लगाया कि थोड़ा कम रह गया या दो लगा दिए उतने टाइम में? हाँ। एक बार वापस आ तो मेरा नेट चला गया था। लाइफ गोज ऑन बेटा, लाइफ गोज ऑन। वाई नजर आ रहा है तुझे? ये रहा वाई। और अब हम इसको घुमाएंगे फिर से, वही गब्बर सिंह वाला, टक 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 टक। आई होप आप वाई को देख रहे हैं, मेरे को नहीं। पूरा एक चक्कर घूम गई चोपड़ी। अच्छा, चोपड़ी पूरा चक्कर घूम गया, वाई का क्या आलम हुआ? क्या वाई ने भी एक पूरा चक्कर मारा? टक 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 टक। तो इफ यू नोटिस केयरफुली, वाई ने भी इस टाइम में एक बड़ा चक्कर मारा। थोड़ा ऑड लग रहा है, बट क्या करें, आई एम नॉट अ ग्रेट आर्टिस्ट। अरे यार, ये गंदा पीपा है, इसे पहले मैनिपुलेशन कर देते हैं। अब ठीक है, आपने देखा वाई ने जो चक्कर मारा उसका रेडियस बड़ा था R2, फिर भी जितने टाइम में एक्स ने एक चक्कर मार लिया, उतने ही टाइम में वाई ने भी एक चक्कर मार लिया। बोलो हाँ। Yes, sir. और मैंने एक्स के और वाई के सर्कुलर पाथ्स का डायग्राम बनाया। थोड़ा और ये अंडे ऐसा लग रहा है, पर आई होप इट्स अग्रीएबल टू यू। अरे नहीं नहीं, मेरे को खुद अग्रीएबल नहीं लग रहा है। ये तो मैंने साइड में से देखा तो मेरे को साइड व्यू नजर आया। अब थोड़ा अग्रीएबल है, ठीक है ना? ये ना पॉइंट कहीं खोता नहीं है, इंसान खो जाता है, पॉइंट नहीं खोता। ओके, तो जितने टाइम में एक्स ने पूरा एक चक्कर मारा, उतने टाइम में वाई ने पूरा एक चक्कर मारा, भले दोनों के रेडियाई अलग अलग हैं सर्कुलर पाथ्स के। अच्छा, इस ब्लैक कलर के सर्कुलर पाथ का सेंटर क्या है? ओ। इस ब्लू कलर के सर्कुलर पाथ का सेंटर क्या है? ओ। और अगर मैं और कोई भी पॉइंट लेता, क्या वो पॉइंट भी सर्कुलर पाथ ही बनाता? सर सेंटर को छोड़ के ना सर. हाँ सर. सेंटर तो सेंटर है ना, वो इमोबाइल है, वो तो नहीं घूम सकता। वो एक ही पॉइंट है जो नहीं घूमता, बाकी हर पॉइंट घूमता है। एंड हर पॉइंट घूम के सर्कुलर पाथ बनाएगा। जिस सर्कुलर पाथ का सेंटर क्या होगा? ओ। तो डू यू अग्री, कोई भी पार्टिकल इसी तरह का गोल चक्कर मारेगा, तो डू यू से दैट दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन? यस। यस अगर ऐसा हो तो आप पंखे को चला के, पंखे पे ऐसे 2 पॉइंट्स मार्क कर लो। पंखे पे हम यूजुअली क्लास में यही दिखाते हैं, 2 पॉइंट मार्क कर देता हूं अलग अलग, और उस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला वाला पॉइंट छोटा होता है, नजदीक होता है, तो सेंटर से इस तरह का चक्कर मारता है। दूसरा पॉइंट लंबे डिस्टेंस
सो एज आई सेड, छोटे वाला नजदीक वाला पार्टिकल छोटा चक्कर मारता है, मतलब छोटे रेडियस का चक्कर मारता है, बड़ा वाला पार्टिकल बड़े रेडियस का चक्कर मारता है, पर सारे पार्टिकल सेम टाइम में एक पूरा रोटेशन परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि इसका रेडियस बड़ा है तो ज्यादा टाइम लेगा, नहीं, जितने टाइम में छोटा एक चक्कर घूमा उतने टाइम में बड़ा वाला भी एक चक्कर घूम गया, हर पार्टिकल उतने टाइम में एक चक्कर घूम गया। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? पार्टिकल चाहे सेंटर से कितने भी डिस्टेंस पे हो, अगर ये बॉडी पूरा एक चक्कर घूम गया है तो हर पार्टिकल भी एक पूरा चक्कर घूम गया होगा। दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज रोटेशनल मोशन। Do you agree? So all particles, irrespective of their distance from the center, will complete one rotation in the same time. Okay? बराबर? For example, you know, बेस्ट चीज है, सपोज आपका पंखा 3 की स्पीड पे घूम रहा है, बराबर? पंखा 3 पे घूम रहा है, पंखे के पाखिए का एंड पॉइंट कितनी स्पीड पे घूम रहा होगा? 3। पाखिए का वो विंग का वो स्क्रू कितनी स्पीड पे घूम रहा होगा? 3। पाखिए के मिड पॉइंट कौन कितनी स्पीड पे घूम रहा होगा? 3 पे। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, all particles will have same speed of rotation. हाँ, वो उस बॉडी पे होने चाहिए, बरोबर? सिर्फ बीच का जो पॉइंट है वही नहीं घूमता, वही नहीं मूव करता, बाकी सारे मूव करते हैं। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? ओके, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? रोटेशनल मोशन का आइडिया जरूरी था, तो मैंने आपको रोटेशनल मोशन का आइडिया दिया अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर के। ये जो मैंने पहला लिया था वो टेक्स्ट बुक में दिया है, दूसरा वाला मेरा खुद का है, पर इससे समझ में आना बहुत जरूरी होता है कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। ओके, अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। जी जी जी, क्या डायग्राम था वो थोड़ा डाउटफुल लगा सर, ये बात में समझ में आ गया। मतलब वो डाउटफुल है या नहीं है अब? अब नहीं है। अच्छा, ये तो हमेशा हार्ट अटैक पहले दे देता है, फिर खुलासा बाद में करता है। ये मेरे को लगा मैंने उड़ा दिया, कुछ दंगा हो गया था उसमें। ओके, नए टॉपिक पे चढ़ते हैं। नाम दिखाई दे रहा है, पढ़ाई दे रहा है? सेंटर ऑफ मास, बहुत लवली टॉपिक है। अच्छा, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? डिफाइन तो करूंगा मैं, बट लेट मी शो यू अ बिग डायग्राम जो आपका बहुत फेवरेट था, मेरा भी बहुत फेवरेट है, और हमेशा पहली लाइन गलत ही पड़ती है भाई। दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m, और इसके वेरियस फोर्सेस बनाने थे। सबसे पहला फोर्स कौन सा बनेगा? mg। ओके जी, फिर दूसरा फोर्स कौन सा बनेगा? ओके, कभी सोचा इस बारे में कि हम सारे फोर्सेस को इस पॉइंट से क्यों बनाते हैं? न कभी आपने पूछा, न कभी मैंने बताया, पर आज उस चीज का क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। This point, this O, from where I have drawn all forces, this point O is called the center of mass of this body. So this point O is the center of mass of this body. Center of mass का मतलब ऐसा पॉइंट होता है where all the mass of the body is thought to be focused, is thought to be concentrated. Center of mass of a body is a point where the mass of the whole body, sorry, is thought to be
कॉन्सेंट्रेटेड। सो इस पॉइंट पे ओ पे तुम ये अज्यूम कर सकते हो कि इस बॉडी का पूरा मास इस पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो क्या सर एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बट हम हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं। हां, दूसरे अनऑफिशियल डेफिनेशंस भी हैं। सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है जिस पे हम बॉडी को उंगली रख के बैलेंस भी कर सकते हैं। ऐसा पॉइंट, कैन यू सी दिस? Yes, sir. सिर्फ एक ठो उंगली पे ये पूरा चीज बैलेंस किया है मैंने। एंड अगर तुम इस पॉइंट पे रख के बॉडी को घुमा दो, बहुत ही सुंदर रोटेशन होगा इसका। दिखाई दे रहा है? स्कूल की यादें आ गई है, स्कूल की यादें ताजा हो गई। क्या बात। कुछ कुछ लोग तो ऐसा पकड़ के सर 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 घुमाते रहते हैं। क्या जो मैंने अभी ये घुमाया इसको, क्या आप किसी और पॉइंट पे उंगली रख के इस बॉडी को घुमा सकते हो? डोंट टेल मी सर मैं यहां रख के घुमा सकता हूं। भाई बात तो वही है, वही पॉइंट है ना, पर यहां रख के घुमा सकते हो? नहीं यार, बेचारा बेचारा भैया, सॉरी। टेक्स्ट बुक अपनी जान से प्यारी है। कोई और पॉइंट यहां से घुमा सकते हो, या यहां से, या यहां से, या यहां से? क्या किसी पॉइंट पे उंगली रख के इस बुक को बैलेंस किया जा सकता है जैसे मैंने इस पे उंगली रख के किया है इसको? दो पॉइंट लेने पड़ेंगे तो ही बैलेंस। मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूं मुन्ना। नहीं, तो ये पॉइंट जो है ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। इट इज एज इफ द एंटायर मास ऑफ द बुक इज फोकस्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट पे उंगली रख के मैं इस बुक को बैलेंस कर सकता हूं, इसको रोटेशनल मोशन भी दे सकता हूं। सो दिस इज द आइडिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ऐसा पॉइंट जिस पर रख के तुम चीज को बैलेंस कर सकते हो, जिस पे रख के बॉडी को अच्छा घुमाव दे सकते हो। कल उठ के तुमको सेंटर ऑफ मास फाइंड करने को बोला जाएगा कि कहां पे सेंटर ऑफ मास है इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम का, इंजीनियरिंग में जाओगे या कुछ भी करोगे तो यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड इस कॉम्प्लेक्स मशीन का सेंटर ऑफ मास कहां है, कहां से मुझे इसको घुमाना चाहिए। सो दिस इज द आइडिया दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। एंड कुछ लोगों को लगता है कि सर दिस इज अ वेरी मॉडर्न टॉपिक, वेरी मॉडर्न टॉपिक सर। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स एन एंशिएंट टॉपिक। वी इंडियंस had much knowledge about this topic even in the old ages. I'm sure you have heard mythological tales regaling the idea of center of mass. I'm sure you've heard them. Have you? No? Yes, sir. Acha, yes sir. Lovely. Which tales have you heard, buddy? Which tales have you heard which incorporated the idea of the center of mass, which made you understand the idea of the center of mass of a body or of a system? Discovery of wheel. I'm sorry, what did you say? Discovery of? Discovery of wheel. I am talking about Indian mythological tales, buddy. Indian mythological tales. Indian mythology. We are ahead in science. We want to say to the whole world, we are good. We Indians are very powerful. साइंस के बारे में हमको बहुत पहले से जानकारी थी। हाँ, सिर्फ हम दे नहीं पाए लोगों को, ये बात अलग है। हम पूरी दुनिया में प्रकाशित नहीं कर पाए, वो बात अलग है। पर हम हैं, बाकी पानी कम है। नहीं? एनीबॉडी? क्लास में इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को तो आइडिया होगा कुछ? नहीं? तेरा नेट फिर से चला गया? अरे तो अच्छा नेट ले लेना, ऐसी जाल ले ले जिससे जो पकड़ के रखे। मैं कह रहा हूं इंडियन माइथोलॉजिकल टेल्स आर फुल of such examples which regale the idea of the center of mass. Let me give you an example. I'm sure you've heard the story of a superhero, Indian superhero, जिसने अचानक से
पूरा पहाड़ इस उंगली पे उठा लिया था? Yes, sir. Yes, Lord Krishna. लॉर्ड कृष्ण, आज तुम उसको लॉर्ड कहते हो, उस टाइम पे सुपर हीरो कहते थे उनको. नॉर्मल गाय, बट हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग, अ बेसिक कॉमन सेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल आइडियाज. आपने वो फेमस फोटो भी देखा होगा जिसमें ही एंड ऑल अदर विलेजर्स हैव लिफ्टेड द एंटायर गोवर्धन पर्वत. एंड इफ यू रिमेंबर दैट फोटो, इट इज एज फेमस एज द मोनालिसा. डू यू रिमेंबर वेयर कृष्णा इज स्टैंडिंग? Middle. What is middle? This is the pahad. This is the mountain, eh? And where is he putting his finger? Isn't it at this point? Can you see that this finger is passing through the center of mass of the whole pahad? Can you see that? This is what you can't see because photo में नहीं दिखाया वो. फोटो में सेंटर ऑफ मास नहीं दिखाया. फोटो में सिर्फ कृष्ण भगवान खड़े हैं अपनी इस उंगली से इस पॉइंट पे लगा करके. एंड यू से माय गॉड, यू नो, लोग हाथ जोड़ देते माय गॉड. अरे माय गॉड नहीं, इसमें काफी साइंस है, देखो तो सही. नहीं तो अगर मैं तो एक बात पूछता हूं, इफ कृष्णा वाज अ भगवान, अज्यूमिंग ही इज अ भगवान, तो वो कहीं भी खड़े रह जाते, है ना? ही कुड हैव लिफ्टेड द, इफ ही इज अ गॉड, इफ ही इज अ गॉड, ही कुड हैव लिफ्टेड इट फ्रॉम हियर आल्सो ना. हाँ या ना? सर रावण ने ट्राई किया था एक बार. अरे चचा, तो रावण की बात तो करना ही मत मुझसे. रावण की बात तो बाद में करना, मैं रावण पे आ रहा हूं थोड़ी देर में. सो इफ ही वाज अ गॉड, ही कुड हैव लिफ्टेड इट फ्रॉम हियर आल्सो, देन इट वुड बी अ मिरेकल. बट बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम हियर, ही जस्ट टोल्ड अस कि दिस इज साइंस. बड़ी, अगर किसी पहाड़ को उठाना हो तो आपकी उंगली कहां होनी चाहिए? उसके सेंटर ऑफ मास पे, है ना? कितना अच्छा संदेश एलके ने दिया हमको. एलके मतलब लॉर्ड कृष्णा. Lord Krishna. सो इतना अच्छा संदेश, साइंटिफिक एब्सोल्युटली उन्होंने हमको समझाया है कि ऑलवेज बी एट द सेंटर ऑफ मास इन ऑर्डर टू डू दैट. कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि हर भगवान एलके होता है या हर भगवान को इतना कॉमन सेंस होता है. आई एम सॉरी टू से, बट देयर वाज अनदर गाय, एलआर. Lord Hanuman. Lord Ram. Unfortunately, Lord Ram did not have that much of a scientific education. Not so much, though he was a prince. This guy was a cowherd. He was a shepherd. फिर भी फिजिक्स का नॉलेज थे उनको. ये प्रिंस थे अयोध्या में, किंग, यू नो, बट थोड़ा सा साइंस थोड़ा कमजोर था उनका. कॉमर्स आर्ट्स में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था उनको, तो साइंस पे ज्यादा फोकस नहीं किए. पेरेंट्स से कितना समझा, बेटा साइंस ले ले, साइंस नहीं लिया. हंटिंग किए तो हंटिंग में रह गया थोड़ा, तो साइंस ज्यादा पढ़े नहीं, तो गए फिर लंका. आई एम श्योर स्टोरी तो सुनी आपने. और वहां उनका मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका के टॉपर से हुआ. दैट टॉपर वाज लॉर्ड रावण. लॉर्ड रावण. रावण एकदम पढ़ा लिखा इंसान था. इंसान मतलब क्या था मालूम नहीं. 10 पीएचडी थे उसके पास, तभी तो लोग कहते 10 सिर थे उसके. तो 10 सिर नहीं थे, 10 पीएचडी की डिग्री थी. 10 PhDs he's got, टोटल ऑल साइंस. लॉर्ड राम ने बहुत ट्राई किया उसको हराने का, बहुत ट्राई किया, बहुत तीर मारे, पर मरे नहीं बंदा. हार गए अंत में. क्या करें, क्या समझ में नहीं आ रहा है किस तरह इसको हराए. तब उनका मिलन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका के एक और पीएचडी से. Topper से. Oh yes, you know him, the VB guy. So he was also topper. उसको भी समझ बोले आपको पता नहीं है, आप उसके सेंटर ऑफ मास पे मारो. रावण ने अपना सारा पावर अपने सेंटर ऑफ मास पे लगाया है. ये बंदा तीर मारता था, मुंडी कट, दूसरी मुंडी चालू. मुंडी मारे, मुंडी, तीर मारे, मुंडी कट, दूसरी मुंडी चालू. मुंडी पे मुंडी आती रहती थी. लॉर्ड राम तो पकड़ा गए, क्या करे इसका यार, कैसे मारे इसको. उसने बोला सेंटर ऑफ मास पे मार. बोले सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है? राम की के बाहर मार. Lord Rama did not know about what center of mass is.
विभीषण ने बोला व्हाट मैन, अयोध्या में नहीं पढ़े, यूनिवर्सिटी ऑफ अयोध्या में नहीं गया? नहीं, आई वाज अ कॉमर्स ग्रेजुएट सो आई डोंट नो मोर अबाउट दैट। सो ही सेड अगर किसी इंसान को इस तरह लटकाना है कि उसके अपर हाफ ऑफ द बॉडी और लोअर हाफ ऑफ द बॉडी बैलेंस में हो तो कहां से लटकाना चाहिए? तो बोले यार मालूम नहीं कहां से लटकाना चाहिए। बोले जहां बेल्ट बांधते हैं वहीं से लटका दे। बोले लटका के देख, तो लटका के देखा ना। नाउ यू नो द अपर हाफ ऑफ द बॉडी हैज मोर मास देन द लोअर हाफ इफ यू डिवाइड इट एग्जैक्टली इनटू ज्योमेट्रिकल हाफ्स। सो अगर जहां से बेल्ट बांधते हो वहां से किसी को पकड़ के लटका दोगे ना तो उसका बॉडी ऐसा होगा, यू नो अपर हाफ ऐसा जाएगा। तो अगर उसको सही रखना है तो तुमको यहां से उसको लटकाना पड़ेगा। यहां पे पट्टा बांधोगे ना परफेक्ट लटकेगा वो। तो दिस मध्य स्थल, यहां पे रावण ने अपना सारा पावर छुपाया था। तो इसने बरोबर लॉर्ड रामा ने एकदम टेलीस्कोपिक साइट से बरोबर निशाना लिया और एक स्नाइपर शॉट मारा, सीधा गोली बीच में, बंदा खल्लास। स्टोरी तो सुनी होगी आपने। Yes, sir. ये सारी बातें सेंटर ऑफ मास की हैं। पावर सारा सेंटर ऑफ मास में होता है, सब कुछ सेंटर ऑफ मास के पास होता है। तो चाहे वो LK हो या LR हो, ये सब के सब एक ही बात बताते हैं, साइंस पे फोकस करो, करियर को आगे बढ़ाओ। सर हमने एलके का जो पोस्टर देखे इंडियन थे इसलिए हमको तो पता चल गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे, बाकी के लोगों को पता नहीं चला कि वो क्या कहना। तो हमें वही तो बताना है, हम यही तो बताना चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वज भी, हमारे जूने लोग भी साइंस में बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए थे और इन्हीं बातों से हम सीखते हैं, इन्हीं बातों से हम प्राउड लेते हैं कि हाँ यार हमारे यहाँ भी साइंस की डेवलपमेंट काफी थी उस जमाने में। हाँ, पर यह है डेवलपमेंट थोड़ा सा अंदर ही रह गया, हम बाहर दुनिया को दिखा नहीं पाए, इसकी वजह से थोड़ा इनवर्ड लुकिंग हो गया। नाउ वी आर लुकिंग आउट, नाउ इंडिया इज लुकिंग आउट। हर कंट्री में इंडियन जाते हैं, साइंस का, टेक्नोलॉजी का झंडा फहराते हैं। झंडे गाड़ दिए हमने हर जगह, बस यही झंडे तुमको गाड़ने। अब तुम्हारे हवाले साइंस साथियों, ऐसा है। सो ये पूरा आइडिया सेंटर ऑफ मास का है। तो इस सेंटर ऑफ मास के आइडिया के साथ आओ आगे बढ़े। कैसे किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जाए, कैसे किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जाए, वो होगा इस टॉपिक में। लेट अस मूव ऑन। इस टॉपिक में किसी को कोई शक, कुछ पूछना है किसी को? अभी और ज्यादा एग्जांपल मत मांगना, बहुत ज्यादा एग्जांपल हो गए। कोई शक? नहीं सर। ओके, इन सबको याद करना। ओके, सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, दो मासेस है। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू मासेस। M1 and M2, दो मासेस है। ऑन द एक्स एक्सिस, दे आर लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस at distances x1 and x2 from the origin. Let me show that to you. गंदी लाइन, पहली लाइन हमेशा गंदी होती है। This is the x axis, this is the origin. ये मास M1, ये मास M2. This much distance is x1, this much distance is x2. इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर फाइंड करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? डू यू अग्री वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बोथ मासेस आर लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, राइट? सो यू अग्री द सेंटर ऑफ मास विल ऑल्सो लाई ऑन द एक्स एक्सिस. सो द पोजिशन, ध्यान से फर्स्ट इक्वेशन आ रहा है, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम from the origin is, we'll call it XCM. The position of center of mass from the origin on the x-axis is, first formula ladies and gentlemen, M1x1 plus M2x2 over M1 plus M2. हमको इस फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है, ये हमको सीधा दे दिया गया है कि अगर आपको कोई भी चीज का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है इस सिस्टम का, तो वेटेड एवरेज इस आइडिया को यूज करेंगे। XCM इज M1x1 प्लस M2x2
ओवर m1 प्लस m2। अच्छा, ये तो सिर्फ 2 मास है। अगर मेरे पास 3 मासेस होते, m1, m2 एंड m3 at distances x1, x2 and x3 from the origin, what do you think would have been the equation for center of mass? All equations have to start with a left hand side. Only then they can proceed to the right hand side. Without the LHS, can there be any RHS? No, sir. So the LHS first, XCM is m1x1 plus m2x2 plus m3x3 over m1 plus m2 plus m3, बराबर। एंड अगर कंसीडर करो इफ दोनों मास सेम होते, अगर m1 और m2 सेम होते, देन लेट्स कॉल इट m से, मतलब सपोज कीजिए, तो क्या होता? m into x1 plus x2 by 2m। सो m को कॉमन लिया, x1 plus x2 over 2m. Do you think I can cut this off? So what is my XCM? Isn't it x1? Plus x2 by 2. Looking at this equation, do you agree? अगर दोनों masses same होते, तो the center of mass would have been somewhere here on the midpoint of the line joining both the masses. Agreed? x1 plus x2 by 2 ये बीच में आएगा ना? अंदाजा आ रहा है आपको क्यों सीसॉ में पिवट बीच में होता है और सीसॉ को वही 2 बच्चे एंजॉय कर सकते हैं जिनका मासेस करीबन करीबन सेम हो। सीसॉ खेले हो कभी? सीसॉ Yes, sir. सपोज एक मोटा बच्चा है और एक पतला बच्चा है, क्या ये दोनों मिलके सीसॉ को अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगे? No, sir. अफसोस, किसी एक को भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि एक बैठा होगा वो बैठा ही रहेगा और दूसरा उठा है वो उठा ही रहेगा। सीसॉ मजा तभी आता है, पाइवोट याद है, पिवोट एग्जैक्टली बीच में होता है। यहां पे एक बच्चा बैठता है, यहां पे दूसरा, अगर दोनों का मास करीबन करीबन सेम हो तो ही टी टॉ होता है, नहीं तो नहीं होता। ओके, सो दिस इज द आइडिया ऑफ 2 मासेस। अगर मैं इसको n मासेस पे जनरलाइज करना चाहूं तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, से फॉर अ सिस्टम ऑफ n मासेस, फॉर अ सिस्टम of n masses, like what? m1, m2, tuck, mn at distances x1, x2, tuck, xn from the origin. The center of mass is, and anybody can give me an equation now कि क्या होगा center of mass का equation? XCM is m1 x1 plus m2 x2 plus tuck plus mn xn over m1 plus m2 plus tuck plus mn. Is this absolutely agreeable? Have a look. ये इक्वेशंस तो 1 डायमेंशन के लिए है, बट सपोज अपने पास ऐसा सिस्टम हो जो 2 डायमेंशन में हो या 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो, तो क्या कीजिएगा? I can take a panda. पहले तो आर बार होगा ना, पोजीशन वेक्टर। हाँ sir. सो मैं केस ले लेता हूं जिसमें 3 मासेस रखता हूं मैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 मासेस, एक छोटा सा केस, सिस्टम ऑफ 3 मासेस m1, m2 and m3 lying at positions, मैं यहां पे फिलहाल वेक्टर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, x1 y1, x2 y2 and x3 y3
respectively. I am taking a 2-dimensional coordinate system and ये तीनों इसके कोऑर्डिनेट्स हैं m1, m2 और m3 के. m1 का पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, m2 का कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 एंड m3 का कोऑर्डिनेट्स है x3, y3. I would like to find out the position, the coordinates of the center of mass. तो किस तरह फाइंड करें? The coordinates of the center of mass of this system of 3 particles. भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले जब XCM देखा तब वो दोनों पार्टिकल्स याद है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे थे, यहां ये दोनों XY प्लेन में लाई कर रहे हैं. तो सेम आइडिया यूज करके XCM क्या बनेगा? XCM m1 x1 पहले का मास पहले का x कोऑर्डिनेट प्लस m2 x2 दूसरे का मास दूसरे का x कोऑर्डिनेट प्लस m3 x3 तीसरे का मास तीसरे का x कोऑर्डिनेट ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3. सिमिलरली y coordinate is, what will be the y coordinate? YCM. Anybody giving me an equation? m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 the whole over. Is this absolutely understandable? कोई शक? Yes, sir. ये इक्वेशंस सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बिफोर आई गो ऑन टू पोजीशन वेक्टर 3-डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्या ये 2 डायमेंशन का इक्वेशन सही है? अच्छा, सपोज मुझे कहा जाता कि यहां पे z कोऑर्डिनेट्स भी हैं, z1, z2 और z3, तो कैन यू गिव मी द z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास हियर? ZCM is equal to M1 Z1 plus M2 Z2 plus M3 Z3 over M1 plus M2 plus M3. चिल्लम चिल्ली बैंड बाजा बज गया पूरा. ओके, दिस इज अग्रीएबल. तो अब चलते हैं हम 3-डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. लेट्स सी क्या आप मुझे इक्वेशन बता पाते हैं क्या? ओके, लेट अस सी. अच्छा, कंसिडर a system of n masses है मेरे पास m1 m2 टक 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 mn at position vectors r1 bar r2 bar टक 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 rn bar रिस्पेक्टिवली. भैया पोजीशन वेक्टर का सीन सपाटा आ गया, तो मैं अगर डायग्राम बना दूं तो कुछ ऐसा बनेगा. सपोज ये बॉडी 1 है m1, इसका पोजीशन वेक्टर है r1 बार, ये है m2, इसका पोजीशन वेक्टर है r2 बार टक टक टक, ये है mn, इसका पोजीशन वेक्टर है rn बार. ये है मेरा ओरिजिन. जो आइडिया हमने अब तक लगाया है, जो लॉजिक हमने अब तक लगाया है, वही लॉजिक लगाते हुए कैन एनीवन टेल मी द पोजीशन वेक्टर of the center of mass, the position vector of the center of mass CM of this system is, anyone? We'll call it RCM बार. याद रखें, जिस तरह ये रिप्रेजेंट हुआ है ना, उसी तरह ये रिप्रेजेंट होगा. अगर ये x1 x2 xn होगा तो ये भी XCM होगा, पर अगर ये r1 बार r2 बार rn बार होगा तो ये भी RCM बार होगा. द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन एज, आई लव दिस इक्वेशन, m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस टक 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 mn rn बार ओवर m1 प्लस m2 प्लस टाटा प्लस mn. एक बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इक्वेशन. ये इक्वेशन समझ में आ जाए और याद रहे तो फिर सेंटर ऑफ मास में कहीं भी गलती नहीं हो सकती आपकी.
So RCM bar is M1 R1 bar plus M2 R2 bar plus tuck 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 plus Mn Rn bar over M1 plus M2 plus tuck 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 plus Mn. We can represent equation 1 as, do you agree, RCM bar can be represented as summation Mi Ri bar from I is equal to 1 to n upon summation Mi I is equal to 1 से लेकर n तक. Do you agree I can do this? जैसे पहले 1 डाला तो M1 R1 बार प्लस समेशन मतलब प्लस, फिर I के 1 के बाद क्या आएगा 2, तो M2 R2 बार प्लस टक 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 करते जाओगे तो Mn Rn बार ओवर M1 प्लस M2 प्लस टक 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 प्लस Mn. ओके, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा, ना ही कुछ काम होगा, ऐसे ही टाइम पास है. ओके, ये तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, नथिंग एल्स. दिस इज माय चीफ इक्वेशन. अच्छा, नाउ M1 plus M2 plus tuck 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 plus Mn, isn't it the total mass of the system of particles? बराबर? So here M1 plus M2 plus tuck 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 plus Mn, isn't it M, which is the total mass of the system of particles? Yes, it is. तो नीचे इसके M1 plus M2 plus tuck tuck plus Mn, उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? M, और वो M को उठा करके यहां जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? सो इक्वेशन 1 becomes, I don't need this now, I can take this off, right? RCM bar. Divided by RCM bar. My goodness, is that true? So equation 1 becomes, भाई ये तो ब्लू में लिखने का जरूरत है, M RCM bar is M1 R1 bar plus M2 R2 bar plus tuck tuck tuck. Mn Rn bar. ये मास बहुत बड़ा हो गया लॉकडाउन में, ये बहुत छोटा हो गया. Mass बढ़ गया सर. Can you see this lovely equation? M RCM bar is M1 R1 bar plus M2 R2 bar plus tuck 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 plus Mn Rn bar. Here M is the total mass of the system. M1, M2, Mn are the individual masses. Acha, I wish to go a bit further. Let me differentiate equation 3 with respect to time. Differentiate equation 3 with respect to time. So d by dt of M RCM bar is d by dt of M1 R1 bar plus d by dt of M2 R2 bar plus tuck tuck tuck. ये दूसरा नहीं लिख रहा हूं मैं. Do you agree masses are constant with respect to time? तो मास बाहर आ जाएगा. d by dt RCM bar is M1 d by dt of R1 bar plus M2 d by dt of R2 bar and so on and so forth. See something you remember? Velocity. Isn't dr bar by dt equal to v bar, velocity? वाह, dr bar by dt is v bar बोले तो velocity. dr1 bar by dt will be v1 bar, dr2 bar by dt will be v2 bar, and what will be drcm bar by dt? vcm bar. So m vcm bar is m1 v1 bar plus m2 v2 bar plus tuck 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 plus mn vn bar. Wow, बहुत ही सुंदर इक्वेशन. Here vcm bar is the velocity at which the center of mass of the system moves. Acha, see something you remember? What is mass into velocity? Momentum. Momentum. क्या मैं इसको उड़ा सकता हूं? ये इक्वेशन तो जान से प्यारा है, राज दुलारा है. बस 5-1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, डोंट वरी. आई नो
आप लोगों के पेट में चूहे कूद रहे ले। नवरात्रि, तो चूहे नवरात्रि खेल रहे हैं ऐसा? चलो अच्छा, भक्ति भाव वाले चूहे हैं। ओके, बट बबा 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 बट मास इंटू वेलोसिटी इजंट इट पी बार, बोले तो momentum, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? PCM, P is equal to P1 plus P2. एक बात याद रहे, ये m किसी एक पार्टिकल का मास नहीं है, Total है, हाँ, और ये वेलोसिटी किसी पार्टिकल की नहीं है, ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, इसलिए तू इनको जोड़ के पीसीएम बार नहीं कर सकता। हाँ, पर m1 v1 बार इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1, m2 v2 बार momentum of particle 2 plus tuck 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 plus mn vn bar is momentum of particle n. amount particle है, p1 bar plus p2 bar plus tuck 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 plus pn bar, won't it be the total momentum of the system? बड़ा p bar हो गया भाई, वो बड़ा भी बार, where बड़ो p bar is the total momentum of the system of particles. अच्छा, मेरे को एक और बार डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को। डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस बार तो m बाहर ही ले लूंगा मैं, अगर आपको कुछ कहना है तो अभी मौका है। कुछ, क्या बात है, क्या बात है, शायद ये कुशल बोला है, कुशल ही था या कोई और था? तो हाउ मच इज डी वीसीएम बार बाई डी टी, इजंट इट एसीएम बार? तो एम एसीएम बार इज m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार प्लस टक 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 प्लस mn। See something you remember? हाँ, क्या बात है। Here m into a bar is f bar, क्या बात है। Chapter 5 Newton laws of motion का इक्वेशन, क्या बात। Can I take this off now? yes sir, Okay, remember these equations, lovely in blue, men in blue. So mass here, what does my equation become? So MACM bar mass here bar is equal to F1 bar plus F2 bar plus tuck 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 plus Fn bar, which can be called, f bar, बड़ा है, and if you wanted you can call F external, because these are all external forces. Number 7. Okay, where F external bar is the sum of external forces acting on the system. Barabar? And if you look at this equation and you look at this equation, let me differentiate equation 5 from equation 5. अगर मैं differentiate करूं तो m d by dt vcm bar, isn't it d बड़ा p bar by dt? m vcm bar is p bar, तो differentiate करो तो m d vcm bar by dt, isn't it d बड़ा p bar by dt? And इसको differentiate करो, what is m d vcm bar by dt? Isn't it m acm bar? m d by dt of vcm bar, isn't it m acm bar? And what is m acm bar? Isn't it? सर तो इतना सारा लिखने का क्या प्रयोजन है? अभी तुमको अंदाजा आ जाएगा मैं ये सब क्यों लिख रहा हूं।
अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, क्या ये इक्वेशन पहले कभी किसी और फॉर्म में देखा था? हाँ सर। क्या फॉर्म में देखा था? शायद चैप्टर 5 में देखा था, राइट? यस सर। किस फॉर्म में देखा था ये इक्वेशन? फॉर अ सिंगल पार्टिकल, डू यू अग्री एफ बार वॉज डी छोटा पी बार बाई डी टी? यस सर। दिस वॉज द मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल. इसको डिफरेंशिएट करके मुझे फोर्स ऑन अ सिंगल पार्टिकल मिलता है. बट दिस इज एफ एक्सटर्नल बार विच इज द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. एंड व्हाट इज बड़ा पी बार? Isn't it the total momentum of the system of particles? So यस सर। F external bar is d bada p bar by dt. Well, this was Newton's second law, right? F bar is dp bar by dt. Newton's second law for a single particle. So isn't this Newton's second law for a system of particles? Yes sir. So this is Newton's second law for a system of particles. बरोबर है. सो ये हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. इस आइडिया को यूज करके मैं एक सम करूंगा और वो हमारा लास्ट सम होगा. आई थिंक उतना टाइम है ना एक सम करने का, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन. ओके, Yes sir. ऑलराइट, आई एम टेकिंग दिस ऑफ. मस्त इलस्ट्रेशन है, आपके सामने ही करूंगा मैं. ऑफ कोर्स हर चीज आपके सामने ही करता हूं, हर इलस्ट्रेशन, हर न्यूमेरिकल. ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2. आप न्यूमेरिकल नंबर 2 को देखें. अगर आपकी बुक आसपास ही है तो न्यूमेरिकल नंबर 2 देखें. मैं खोलने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 2. मेरी बुक आसपास नहीं है पर न्यूमेरिकल नंबर 2 मेरे पास है. ओके, न्यूमेरिकल 7.2 सेंटर ऑफ मास का मस्त नमूना. ओके, in the HCl molecule, you know it is H plus and Cl minus ions. Separation between the nuclei of two molecules. Suppose ये H है और ये Cl है. The separation between the two molecules कितना है भाई? 1.27 angstrom. Okay. Find the, who is that? Find the approximate location of the center of mass of the molecule given that the chlorine atom is 35.5 times. So mass of chlorine, mass of Cl is 35.5 times mass of hydrogen atom. And blah 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 blah, बहुत सारा blah blah blah. Okay, मैं इसको origin consider करता हूं और center of mass को कहीं यहां consider करता हूं. Let us say at a distance x from the hydrogen atom. So consider H atom to be at the origin. The center of mass is at a distance x from origin. That is x from the origin from H atom. अच्छा, ये दो है, दो चीजों का. डू यू अग्री बोथ आर लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस? हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बोथ लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, तो उनका सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा. भाई कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास दो मॉलिक्यूल्स के, दो पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का? नहीं, यस सर नहीं, मुझे फॉर्मूला चाहिए. यस सर नहीं चाहिए. XCm is M1x1. अच्छा, यहां 1 किसको करार दिया गया है? एटम, H एटम को.
तो उसको नाम देता हूं MH, और मास 2 कौन सा है? Cl एटम, इसको मास Cl कहता हूं। XCM, भाई हाउ फार इज द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन? Isn't it X? How much is X1? X1 सबसे इंपॉर्टेंट तो पहचानो, X1 is the position of the H atom from origin। कोई दिखा सकता है कितना दूर है H atom origin से? Isn't H atom lying on the origin, सरकार? Yes, sir. तो X1 is 0 and X2 is position of Cl atom from origin। कितना है वो? 1.27 1.27 extra. हाँ, सब कुछ एंगस्ट्रॉम में ही है, तो X2 को एंगस्ट्रॉम में ही रखते हैं, 1.27 ही है। तो आओ इन सब चीजों को उठा के रखते हैं वन में। पुट दीस इन इक्वेशन 1। तो XCM इज हाउ मच? X, मुझे X ही तो फाइंड करना। M1 कितना है? MH। अरे पहले लगाने तो दे, फिर जो होता होगा वो कर लेंगे। प्लस M2 कितना है? MCl इंटू X2 कितना है? 1.27 ओवर MH प्लस MCl। कैन यू सी MCl इज 35.5 टाइम्स MH। तो Yes, sir. मैं इसको ये सब उड़ा रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट करने के लिए तैयार रहें। MCl की जगह 35.5 टाइम्स MH इंटू 1.27 ओवर नीचे MH प्लस 35.5 टाइम्स MH। अच्छा, 35.5 इंटू 1.27 इंटू MH अपॉन 35.5 प्लस 1 36. MH कट, so 35.5 into 1.27 divided by 36.5 are 1.235. तो ये खत्म नहीं हुआ, तुमको लिखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये इतना तक दिखाई दे रहा है 1.23 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 1.24 आएगा ना वहाँ पे। ओके यार, उसको कतई बुरा नहीं लगेगा, टेंशन मत ले। फ्रॉम द ओरिजिन मतलब H एटम। इज दिस एब्सोल्युटली एग्रीएबल? Yes, sir. और राइट पीपल, थैंक यू सो मच मुझे इतना करने देने के लिए। एंड नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, फिर रोटेशनल मोशन में आगे बढ़ेंगे। टिल दैट टाइम यू स्टे गुड, यू स्टे सेफ एंड कीप डूइंग दीज सम्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। अपना रोज का काम कभी नहीं भूलने का। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।